इस इंडुबिटेबल ट्रूथ से कि बीमारी में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और उनकी मोडालिटीज़ के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे डिजीज़ अपनी हेल्प की ज़रूरत को एक्सप्रेस कर सके। ये बात साबित होती है कि हर पेशेंट की डिजीज़ में मौजूद सभी सिम्टम्स और कंडीशंस का पूरा सम ही सोल इंडिकेशन और यही सोल गाइड है जो हमें सही रेमेडी चुनने की डायरेक्शन देता है। असल में डिजीजेस कुछ और नहीं बल्कि एक हेल्थी इंडिविजुअल की स्टेट ऑफ हेल्थ में हुए बदलाव हैं जो हमें मॉर्बिड साइंस के रूप में दिखाई देते हैं। और क्योर भी तभी संभव है जब बीमार व्यक्ति की स्टेट ऑफ हेल्थ दोबारा नॉर्मल और हेल्थी कंडीशन में लौट आए। इसी से स्पष्ट पता चलता है कि अगर मेडिसिन के पास व्यक्ति की स्टेट ऑफ हेल्थ को बदलने की पावर न होती तो वह कभी भी डिजीजेस को क्योर नहीं कर पाती, जो सेंसेशंस और फंक्शंस पर निर्भर करती है। इसलिए मेडिसिन्स की असली क्यूरेटिव पावर सिर्फ इसी बात में है कि वे इंसान की स्टेट ऑफ हेल्थ को बदल सकती है। ये स्पिरिट लाइक पावर जो मेडिसिन्स की इनर नेचर में छिपी होती है और जो मनुष्य की हेल्थ स्टेट को बदल सकती है और इसी के कारण डिजीजेस को क्योर कर सकती है, केवल रीजन यानी तर्क के जोर पर कभी भी डिस्कवर नहीं की जा सकती। यह शक्ति हमें तभी क्लियरली समझ में आती है जब हम एक्सपीरियंस करें कि यह मनुष्य की हेल्थी स्टेट पर असर डालते समय कौन कौन से फिनोमिना दिखाती है। अब चूंकि यह अनडिनाएबल है कि मेडिसिन्स में क्यूरेटिव प्रिंसिपल अपने आप में परसेप्टिबल नहीं है और चूंकि एक्यूरेट ऑब्जर्वर्स द्वारा मेडिसिन्स के साथ किए गए प्योर एक्सपेरिमेंट्स में कुछ भी ऐसा नहीं देखा जा सकता जो उन्हें मेडिसिन्स या रेमेडीज बनाए, सिवाय इस शक्ति के कि वो मानव शरीर की स्टेट ऑफ हेल्थ में स्पेशली हेल्थी इंडिविजुअल में स्पष्ट ऑल्टरेशंस ला सके और उसमें वारियस डेफिनेट मॉर्बिड सिम्टम्स उत्पन्न कर सके। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि जब मेडिसिन्स रेमेडीज के रूप में काम करती हैं तो वे अपनी क्यूरेटिव प्रॉपर्टी केवल इसी शक्ति के माध्यम से ही क्रियान्वित कर सकती है जो मानव की स्टेट ऑफ हेल्थ को पिक्यूलियर सिम्टम्स उत्पन्न करके बदलती है। और इसलिए हमें केवल उन मॉर्बिड फिनोमिना पर भरोसा करना चाहिए जो मेडिसिन्स हेल्थी बॉडी में उत्पन्न करती हैं, ताकि हम उनकी इनड्वेलिंग क्यूरेटिव पावर के असली प्रमाण को समझें और यह जान सकें कि प्रत्येक इंडिविजुअल मेडिसिन में कितनी डिजीज प्रोड्यूसिंग और डिजीज क्यूरिंग पावर है। डिजीजेस में उसके साइंस और सिम्टम्स की टोटलिटी के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं देखा जा सकता जिसे हटाना आवश्यक हो ताकि उन्हें हेल्थ में बदला जा सके। ठीक वैसे ही मेडिसिन्स कुछ भी क्यूरेटिव नहीं दिखा सकती, सिवाय इसके कि उनके पास हेल्थी पर्सन्स में मॉर्बिड सिम्टम्स उत्पन्न करने और डिजीज पर्सन्स में उन्हें दूर करने की टेंडेंसी हो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मेडिसिन्स तभी रेमेडीज बनती हैं और डिजीज को समाप्त करने में सक्षम होती है जब मेडिसिनल सब्सटेंस कुछ इफेक्ट्स और सिम्टम्स उत्पन्न करके यानी एक सर्टेन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट बनाकर पहले से मौजूद सिम्टम्स यानी उस नेचुरल मॉर्बिड स्टेट को जिसे हम क्योर करना चाहते हैं को हटा देती है। दूसरी ओर यह निष्कर्ष भी निकलता है कि डिजीज के सिम्टम्स की टोटलिटी को क्योर करने के लिए ऐसी मेडिसिन खोजनी चाहिए जिसमें सिमिलर या ऑपोजिट सिम्टम्स उत्पन्न करने की सबसे अधिक टेंडेंसी हो। इन दोनों मेथड यानी एंटीपैथिक और होम्योपैथिक के अलावा मेडिसिन्स के प्रयोग का एक और तरीका है एलोपैथिक मेथड, जिसमें ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जिनके सिम्टम का डिजीज की अवस्था से कोई सीधा पैथोलॉजिकल संबंध नहीं होता, न तो वह उससे सिमिलर होते हैं और न ही ऑपोजिट, बल्कि डिजीज के सिम्टम्स से बिल्कुल हेटेरोजीनियस यानी असंबंधित होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ये तरीका पेशेंट की लाइफ के साथ एक इररिस्पॉन्सिबल और खतरनाक खेल है। इसमें डेंजरस और वायलेंट मेडिसिन्स दी जाती हैं जिनके एक्शन के बारे में डॉक्टर को भी ठोस जानकारी नहीं होती। ये दवाइयाँ केवल कंजेक्चर यानी अनुमान के आधार पर चुनी जाती हैं और लार्ज डोज में तथा बार बार दी जाती हैं। इसके अलावा इस पद्धति में अक्सर पेनफुल ऑपरेशंस अपनाए जाते हैं ताकि डिजीज को शरीर के किसी और भाग की ओर ले जाया जा सके, जिसका नतीजा ये होता है कि पेशेंट की स्ट्रेंथ और वाइटल जूसेस निकल जाते हैं। ऊपर या नीचे से किए जाने वाले इवैक्यूएशंस मतलब उल्टी, दस्त आदि, एक्सेसिव स्वेटिंग, सैलिवेशन कराना और सबसे हानिकारक तरीका ब्लड लेटिंग, जो उस समय की रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा माना जाता था। यह सब बिना सावधानी और विवेक, आंख मुंह कर और कठोरता से किया जाता था।
अक्सर इस बहाने से कि फिजिशियन सिक नेचर की मदद कर रहा है, यानी नेचर की उस कोशिश को आगे बढ़ा रहा है जो स्वयं को ठीक करने की दिशा में करती है। पर यह तर्क पूरी तरह इरैशनल यानी अविवेकपूर्ण है, क्योंकि यह उन अधूरी, गलत और अक्सर असफल कोशिशों की नकल करने जैसा है जिन्हें हमारी वाइटल एनर्जी तब करती है जब शरीर स्वस्थ होता है और लाइफ को हार्मोनियस तरीके से चलाना होता है, न कि तब जब वह डिजीज्ड हो और खुद को ठीक करने की क्षमता खो बैठी हो। यदि वाइटल फोर्स के पास स्वयं को ठीक करने की कोई आदर्श योग्यता होती तो वह ऑर्गेनिज्म को रोगग्रस्त होने ही न देती। जब कोई नॉक्शियस एजेंट शरीर को प्रभावित कर देता है तो हमारी लाइफ प्रिंसिपल के पास यूजुअली कुछ और विकल्प नहीं होते सिवाय इसके कि वह अपनी डिप्रेशन सी स्थिति को सिम्टम्स के रूप में व्यक्त करे ताकि एक इंटेलिजेंट फिजिशियन उन्हें देखकर सहायता कर सके। यदि चिकित्सा सहायता न दी जाए तो वाइटल फोर्स बीमारी को बढ़ाकर बचाने की कोशिश करती है, विशेषकर वायलेंट इवैक्यूएशंस यानी तेज दस्त, उल्टी या एक्सेसिव स्वेटिंग के जरिए, चाहे इसमें कितना भी नुकसान क्यों ना हो, यहाँ तक कि लाइफ डिस्ट्रक्शन तक भी पहुंच जाए। अतः वह मॉर्बिडली डिप्रेस्ड वाइटल एनर्जी जिसमें पहले से ही विकृति है, इमिटेट करने के योग्य कोई ऐसी हीलिंग क्षमता नहीं रखती, क्योंकि उसके द्वारा जो भी चेंजेस और सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं वे खुद ही डिजीज हैं। इसलिए कौन सा इंटेलिजेंट फिजिशियन ये सोचेगा कि वह उन अधूरे और हानिकारक प्रयासों की नकल करके पेशेंट को ठीक कर देगा, जबकि ऐसा करना वास्तव में पेशेंट की लाइफ की कुर्बानी देना होगा। सभी प्योर एक्सपीरियंस और एक्यूरेट रिसर्च हमें यह स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि डिजीज के परसिस्टेंट सिम्टम्स मेडिसिन के ऑपोजिट सिम्टम्स से, यानी कि एंटीपैथिक, इनएंटियोपैथिक या पैलिएटिव मेथड के द्वारा कभी भी पूरी तरह से रिमूव और अनाहिलेट नहीं होते। इसके विपरीत केवल ट्रांजिएंट और दिखावटी राहत के बाद ये सिम्टम्स फिर से इंक्रीज्ड इंटेंसिटी के साथ प्रकट होते हैं, एग्रावेट हो जाते हैं। इसलिए होम्योपैथिक मेथड के अतिरिक्त डिजीजेस में मेडिसिन देने का कोई और उपाय सच में लाभकारी नहीं हो सकता। इसी मेथड में हम डिजीज की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर सभी मेडिसिन में से ऐसी मेडिसिन खोजते हैं जो उस केस के मॉर्बिड स्टेट के सबसे सिमिलर आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट को उत्पन्न करने की पावर और टेंडेंसी रखती हो और जिसके पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स हेल्थी इंडिविजुअल्स पर किए गए परीक्षणों से पूरी तरह नोन है। सभी केयरफुल ट्रायल्स और प्योर एक्सपीरियंस जो हीलिंग आर्ट के एकमात्र और अचूक मार्गदर्शक हैं, हमें यही सिखाते हैं कि वास्तव में वही मेडिसिन जिसने हेल्थी ह्यूमन बॉडी पर अपने एक्शन के दौरान सबसे अधिक संख्या में सिमिलर सिम्टम्स उत्पन्न करने की पावर दिखाई है जो अंडर ट्रीटमेंट वाली डिजीज के केस में पाए जाते हैं, वही मेडिसिन सूटेबल पोटेंसी और एटेन्युएशन वाली डोसेस में इस मॉर्बिड स्टेट की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को रैपिडली, रेडिकली और परमानेंटली दूर करती है, यानी पूरी प्रेजेंट डिजीज को समाप्त करके उसे हेल्थ में बदल देती है। और सभी मेडिसिन बिना किसी एक्सेप्शन के केवल उसी डिजीज को ठीक करती हैं जिसके सिम्टम्स उनके अपने सिम्टम्स के सबसे अधिक समान होते हैं, और इस प्रकार कोई भी केस अनक्योर्ड नहीं रहता। मेरा मतलब उस प्रकार के अनुभव से बिल्कुल नहीं है जिसका दावा ओल्ड स्कूल के ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर्स करते हैं, वे जो वर्षों तक कई कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शंस के साथ अनेक डिजीजेस पर काम करते रहे जिन्हें उन्होंने कभी केयरफुली इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, लेकिन अपने स्कूल के प्रति वफादार रहते हुए उन्होंने सिस्टमैटिक पैथोलॉजी की पुस्तकों में पहले से डिस्क्राइब्ड बातों को ही सही मान लिया और सपने में सोचते रहे कि वे उनमें कोई इमेजिनरी मॉर्बिफिक मैटर पहचान सकते हैं या उन्हें कोई अन्य हाइपोथेटिकल इंटरनल एब्नॉर्मैलिटी दे सकते हैं। वे हमेशा उनमें कुछ न कुछ देखते तो थे, लेकिन यह जाने बिना कि वास्तव में वे क्या देख रहे हैं, और फिर उन्हें ऐसे रिजल्ट्स मिले जो कॉम्प्लेक्स फोर्सेस के अननोन ऑब्जेक्ट पर काम करने से ही उत्पन्न हो सकते थे। ऐसा वर्क जिसे कोई मानव नहीं बल्कि केवल गॉड ही समझ सकता है। ऐसे रिजल्ट्स जिनसे न तो कुछ सीखा जा सकता है और न ही कोई अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा 50 साल का अनुभव वैसा ही है जैसे 50 साल तक कलाइडोस्कोप में अज्ञात रंगीन ऑब्जेक्ट्स को घुमाते रहना, हर घुमाव पर हजारों बदलते हुए चित्र और कोई भी उन्हें गिन नहीं सकता।
यह पूरी तरह उसी होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर पर आधारित है जिसे कभी कभी लोगों ने अंदाज तो लगाया, लेकिन आज तक सही मायने में पूरी तरह पहचाना नहीं गया, और जिस पर हर रियल क्योर जो कभी भी हुआ है निर्भर करता है। ये लॉ कहता है कि एक वीकर डायनामिक अफेक्शन को परमानेंटली मिटाया जा सकता है, लेकिन केवल उसी स्थिति में जब उसे एक स्ट्रॉन्गर डायनामिक अफेक्शन प्रभावित करे जो अपनी मैनिफेस्टेशंस में पहले वाले के बहुत समान हो, लेकिन प्रकार में उससे डिफर हो। इस फुटनोट में डॉक्टर हैनिमन उदाहरण के जरिए समझाते हैं कि नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के आधार पर फिजिकल अफेक्शंस और मॉरल मैलेडीज दोनों ही ठीक किए जा सकते हैं। वो कहते हैं, सुबह के समय जुपिटर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर और सिमिलर पावर यानी आने वाले दिन की सनलाइट हमारे ऑप्टिक नर्व पर उसी तरह लेकिन अधिक शक्ति से प्रभाव डालती है और जुपिटर की रोशनी को ओवरशैडो कर देती है। इसी तरह जहाँ फिटेड ओडर्स यानी दुर्गंध होती है, वह स्नफ का उपयोग करके हमारे ऑल्फैक्टरी नर्व्स को शांत किया जा सकता है, क्योंकि स्नफ की गंध उन नर्व्स पर वैसे ही लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्गर और सिमिलर असर करती है, जिससे दुर्गंध का प्रभाव मिट जाता है। लेकिन यदि आप उस स्मेल से परेशान व्यक्ति को म्यूजिक सुनाई या स्वीट केक दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें ऑल्फैक्टरी नर्व्स पर नहीं, अन्य सेंसेस की नर्व्स पर असर करती हैं। जब कोई व्यक्ति गॉन्टलेट की सजा से गुजर रहा होता है तो उसकी पिटिफुल क्राइज यानी दर्द भरी चीखें को आसपास खड़े लोगों तक पहुंचने से कैसे रोका जाता है? सैनिक इसके लिए फाइफ की तेज तीखी धुनों और ड्रम की ऊंची आवाजों का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये सिमिलर सेंस मतलब हियरिंग पर एक स्ट्रॉन्गर इंप्रेशन डालती है जिससे पिटिफुल क्राइज की आवाज दब जाती है। इसी तरह जब दूर से आने वाली तोपों की गड़गड़ाहट से सैनिकों में फियर और कंफ्यूजन फैल जाती है तो उसे कैसे शांत किया जाता है? उस समय बिग ड्रम की तेज बूमिंग साउंड बजाई जाती है, क्योंकि ये भी सेम सेंस यानी हियरिंग पर स्ट्रॉन्गर और सिमिलर प्रभाव डालकर पुराने डर को मिटा देती है, क्योंकि सिर्फ रेजिमेंट को डांटना या यूनिफॉर्म दिखाना उस फियर को नहीं हटा सकता। उसके लिए जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्गर सिमिलर सेंसेशन उत्पन्न की जाए। इसी प्रिंसिपल को डॉक्टर हैनिमन माइंड के स्तर पर भी लागू करते हैं। वे कहते हैं जैसे मॉर्निंग और सौरों को कम करने के लिए अगर किसी व्यक्ति को किसी और बड़े दुख का दृश्य दिखा दिया जाए, भले ही वह फिक्शनल यानी काल्पनिक ही क्यों ना हो, तो उसका अपना दुख कुछ समय के लिए कम हो जाता है, क्योंकि उसकी माइंड की अटेंशन उसी तरह के लेकिन अधिक शक्तिशाली प्रभाव की ओर चली जाती है। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक खुशी की स्थिति में है जिससे उसके नर्वस सिस्टम पर हानिकारक असर पड़ सकता है, तो कॉफी पीने से उस प्रभाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि कॉफी खुद एक एक्साइटमेंट ऑफ माइंड लाती है, यानी यह भी उसी तरह के लेकिन स्ट्रॉन्गर और सिमिलर प्रभाव से उस कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर देती है। अगले उदाहरण में वो कहते हैं, जर्मन लोग जो सदियों से धीरे धीरे सोललेस अपैथी यानी निष्क्रियता और डिग्रेडिंग सर्फडम यानी दास्ता में गिरते जा रहे थे, उन्हें एक समय पर वेस्टर्न कॉन्करर यानी पश्चिमी आक्रमणकारियों ने और भी गहराई में दबा दिया तथा उनकी स्थिति और अधिक इंटॉलरेबल बना दी। लेकिन यही दबाव, यही पीड़ा उनके भीतर एक नई चेतना लेकर आई। जब उनका सेल्फ ओपिनियन यानी अपने प्रति गलत भ्रम टूट गया, तब वे अपनी असली डिग्निटी को पहचान पाए, और इसी प्रक्रिया में उन्होंने पहली बार सच्चे अर्थों में जर्मन होने का गर्व महसूस किया, और पहली बार उन्होंने जर्मन्स के रूप में अपना सिर उठाया। मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके सिम्टम्स डिजीज के सिम्टम्स के बहुत सिमिलर हों, लेकिन स्ट्रेंथ में उनसे सुपीरियर हों। इसका सिंपल अर्थ यही है कि हर इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज सबसे श्योरली, रैडिकली, रैपिडली और परमानेंटली केवल उसी मेडिसिन से रिमूव हो सकता है जो ह्यूमन सिस्टम में उसके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को सबसे सिमिलर और सबसे कंप्लीट तरीके से प्रोड्यूस कर सके और साथ ही उस डिजीज से स्ट्रॉन्गर भी हो। चूंकि यह नेचुरल लॉ ऑफ क्यूर हर प्योर एक्सपेरिमेंट और हर ट्रू ऑब्जर्वेशन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए यह फैक्ट पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। इसलिए इसे साइंटिफिक तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इसका बहुत अधिक महत्व नहीं रह जाता। और सच कहूँ तो मैं इस लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिशों को बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं मानता, लेकिन जो निम्नलिखित व्यू है
वह सबसे प्रोबेबल लगती है, क्योंकि यह उन प्रेमिसेस पर बेस्ड है जो सीधे एक्सपीरियंस से डिराइव्ड हैं। जैसा कि हर डिजीज जो पूरी तरह सर्जिकल नहीं है, वास्तव में हमारी वाइटल एनर्जी या प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में होने वाला एक स्पेशल डायनामिक ऑल्टरेशन ही होता है, जो सेंसेशन और मोशन के रूप में दिखाई देता है। ठीक उसी तरह हर होम्योपैथिक क्योर भी इसी प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के माध्यम से होता है। पहले यह प्रिंसिपल ऑफ लाइफ नेचुरल डिजीज से ऑल्टर हो चुका होता है, फिर उसे एक मेडिसिन के एक्शन से प्रभावित किया जाता है, जो सिम्टम सिमिलैरिटी के आधार पर चुनी जाती है और शरीर में एक सिमिलर लेकिन उससे थोड़ी स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिजीज मैनिफेस्टेशन उत्पन्न करती है। इस स्ट्रॉन्गर और सिमिलर इफेक्ट के आने पर नेचुरल यानी वीकर डिजीज का असर पूरी तरह दब जाता है, उसकी फीलिंग मिट जाती है और वह डिसअपीयर हो जाती है। यानी प्रिंसिपल ऑफ लाइफ अब नेचुरल डिजीज से मुक्त होकर केवल इस नई स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिजीज मैनिफेस्टेशन के प्रभाव में आ जाता है। कुछ समय के बाद यह आर्टिफिशियल इफेक्ट भी अपनी शक्ति खो देता है और जैसे ही यह समाप्त होता है, पेशेंट पूरी तरह फ्री यानी क्योर्ड हो जाता है। अब फ्री डायनामिक्स यानी वाइटल फोर्स अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस आ जाती है और शरीर में हेल्थ को बनाए रखती है। यही प्रक्रिया सबसे प्रोबेबल और सबसे लॉजिकल मानी जाती है और यह पूरी तरह एक्सपीरियंस पर आधारित निश्चित सिद्धांतों पर टिकी हुई है। ह्यूमन बॉडी को मेडिसिन्स उसकी हेल्थ में नेचुरल मॉर्बिड स्टिमुलाई की तुलना में कहीं अधिक स्ट्रांगली अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि डोज को कंट्रोल करना पूरी तरह हमारी ओन पावर में होता है और इसी कारण नेचुरल डिजीजेस को सूटेबल मेडिसिन्स के द्वारा क्योर और ओवरकम किया जा सकता है। आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक फोर्सेस जिन्हें हम मेडिसिन्स कहते हैं, उनका असर शरीर पर केवल थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन भले ही ये मेडिसिन्स नेचुरल डिजीजेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वाइटल फोर्स उनसे बहुत आसानी से रिकवर कर लेती है। इसके विपरीत वीकर नेचुरल डिजीजेस जैसे प्सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस लंबे समय तक, कभी कभी पूरी जिंदगी तक असर करती रहती है, इसलिए वाइटल फोर्स अपने आप उन्हें खत्म नहीं कर पाती। ये डिजीजेस धीरे धीरे शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत करती जाती हैं और बिना किसी सहायता के समाप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति में जब फिजिशियन वाइटल फोर्स को किसी ऐसे एजेंट से प्रभावित करता है जो एक सिमिलर लेकिन स्ट्रॉन्गर डिजीज इफेक्ट पैदा करता है, यानी एक होम्योपैथिक मेडिसिन देता है, तब यह मेडिसिन उस पुरानी नेचुरल डिजीज को मिटा देती है। कई बार देखा गया है कि जब व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स या मीजल्स जैसी एक्यूट डिजीजेस होती हैं, तो कई वर्षों से चली आ रही क्रॉनिक प्रॉब्लम्स अचानक ठीक हो जाती हैं। ये दोनों बीमारियां केवल कुछ हफ्तों में पूरी हो जाती हैं, लेकिन अपनी शॉर्ट ड्यूरेशन के बावजूद ये बहुत स्ट्रांग होती हैं। इसी वजह से वे पुरानी डिजीजेस को हटा देती हैं, ठीक उसी तरह जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन करती है। हमारी पृथ्वी पर जीवन में जिन इनिमिकल फोर्सेस का सामना करना पड़ता है, जो आंशिक रूप से साइकिकल और आंशिक रूप से फिजिकल होती हैं और जिन्हें मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट्स कहा जाता है, वे अपने आप में इतनी शक्ति नहीं रखते कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बिना किसी शर्त के मॉर्बिडली डिरेंज कर दें। हम केवल तभी बीमार पड़ते हैं जब हमारा ऑर्गेनिज्म पर्याप्त रूप से डिस्पोज्ड और ससेप्टेबल हो ताकि वह उपस्थित मॉर्बिफिक कॉज के प्रभाव को ग्रहण कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी सेहत ऑल्टर्ड और डिरेंज्ड हो जाती है तथा एबनॉर्मल सेंसेशंस और फंक्शंस महसूस होते हैं। इसी कारण ये एजेंट्स हर व्यक्ति में या हर समय डिजीज उत्पन्न नहीं करते। जब मैं किसी बीमारी को डिरेंजमेंट ऑफ मैन स्टेट ऑफ हेल्थ कहता हूँ, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं डिजीज की इंटरनल नेचर के लिए कोई हाइपर फिजिकल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, न ही सामान्य रूप में और न ही किसी विशेष केस ऑफ डिजीज में। इस एक्सप्रेशन का उद्देश्य केवल यह स्पष्ट करना है कि डिजीजेस क्या नहीं है और क्या नहीं हो सकती। वे शरीर की मटेरियल सब्सटेंस में होने वाले कोई मैकेनिकल या केमिकल परिवर्तन नहीं है और न ही किसी मटेरियल मॉर्बिफिक सब्सटेंस पर निर्भर होती है, बल्कि वे केवल स्पिरिट लाइक यानी कंसेप्चुअल और डायनामिक डिरेंजमेंट्स हैं जो वाइटल फोर्स में उत्पन्न होती हैं। लेकिन उन आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट्स जिन्हें हम मेडिसिन कहते हैं, उनकी बात बिल्कुल अलग है। हर रियल मेडिसिन हर समय, हर परिस्थिति में, हर लिविंग ह्यूमन बीइंग पर कार्य करती है
और उसमें अपने पेक्यूलियर सिम्टम्स उत्पन्न करती है। ऐसे सिम्टम्स जिन्हें यदि डोज पर्याप्त लार्ज हो तो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इससे यह साफ सिद्ध होता है कि लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को हर समय और बिल्कुल अनकंडीशनली मेडिसिनल डिजीज से इनॉकुलेटेड किया जा सकता है, जबकि नेचुरल डिजीजेस के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इस फैक्ट के अनुसार, और जैसा कि सभी एक्सपीरियंस द्वारा निर्विवाद रूप से दिखाया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेडिसिनल पावर से प्रभावित होने के लिए कहीं अधिक डिस्पोज्ड और लायबल होता है, और उसकी हेल्थ को मेडिसिनल पावर्स द्वारा डिरेंज्ड करना नेचुरल मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट्स और इन्फेक्शियस मायाजम्स की तुलना में बहुत अधिक आसान और निश्चित होता है। दूसरे शब्दों में, मॉर्बिफिक नॉक्शियस एजेंट्स में मनुष्य की हेल्थ को मॉर्बिडली डिरेंज करने की शक्ति सबऑर्डिनेट और कंडीशनल होती है, एवं अक्सर बहुत ही कंडीशनल होती है, जबकि मेडिसिनल एजेंट्स में एक एब्सोल्यूट अनकंडीशनल पावर होती है, जो पहली वाली शक्ति की तुलना में बहुत अधिक सुपीरियर होती है। इस बात की पुष्टि करने वाला एक प्रमुख तथ्य यह है कि 1801 से पहले, जब सिडेनहम की स्मूथ स्कारलेटीना कभी कभार बच्चों में एपिडेमिक रूप में फैलती थी, तो यह किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ती थी, यहाँ तक कि उसे भी नहीं, जो किसी पिछली एपिडेमिक में इससे बच गया था। इसके बिल्कुल विपरीत, कोनिग्सलूटर में एक सिमिलर एपिडेमिक के दौरान उन सभी बच्चों ने जिन्होंने समय पर बेलाडोना की वेरी स्मॉल डोज ली थी, इस हाईली इन्फेक्शियस इन्फेंटाइल डिजीज से पूरी तरह बचाव पाया और वे बिल्कुल अनअफेक्टेड रहे। यदि मेडिसिनल एजेंट्स किसी फैलती हुई बीमारी से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो यह स्पष्ट प्रमाण है कि इनमें हमारी वाइटल फोर्स को प्रभावित करने की शक्ति नेचुरल इन्फ्लुएंसेस की तुलना में बहुत सुपीरियर है। लेकिन मेडिसिन द्वारा उत्पन्न की जाने वाली आर्टिफिशियल डिजीजेस की ग्रेटर स्ट्रेंथ ही उनकी नेचुरल डिजीज को ठीक करने की शक्ति का एकमात्र कारण नहीं है। क्योर करने के लिए यह सबसे पहले आवश्यक है कि वे ह्यूमन बॉडी में उस डिजीज के जितना संभव हो सके सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज उत्पन्न कर सके। ऐसी आर्टिफिशियल डिजीज जो थोड़ी अधिक पावर के साथ इंस्टिंक्टिव लाइफ प्रिंसिपल को एक वेरी सिमिलर मॉर्बिड स्टेट में बदल दे, जो स्वयं किसी भी रिफ्लेक्शन या मेमोरी की क्षमता से रहित होती है। यह नई स्ट्रॉन्गर सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज न केवल नेचुरल डिजीज द्वारा पैदा किए गए डिरेंजमेंट को छुपा देती है, बल्कि उसे एक्सटिंग्विश और अनाहिलेट कर देती है। यह बात इतनी सच है कि कोई भी पहले से मौजूद डिजीज, चाहे वह कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, नेचर द्वारा किसी नई डिसिमिलर डिजीज के आने से कभी ठीक नहीं हो सकती, और उतनी ही कम संभावना में वह मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है, यदि दी गई ड्रग्स हेल्थी बॉडी में कोई सिमिलर मॉर्बिड कंडीशन उत्पन्न करने की शक्ति न रखती हो। इस बात को समझाने के लिए हम 3 अलग अलग केसेस देखेंगे। इन केसेस के जरिए ये समझ आएगा कि नेचर में क्या होता है जब एक ही व्यक्ति में 2 बिल्कुल अलग यानी डिसिमिलर नेचुरल डिजीजेस एक साथ मौजूद हों। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि ऑर्डिनरी एलोपैथिक ट्रीटमेंट का क्या रिजल्ट होता है जब ऐसी अनसूटेबल एलोपैथिक ड्रग्स दी जाती हैं जो उस डिजीज जैसी कोई आर्टिफिशियल कंडीशन उत्पन्न नहीं करती। इन एग्जाम्पल से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि नेचर भी किसी मौजूदा डिसिमिलर डिजीज को किसी दूसरी अनहोम्योपैथिक यानी डिसिमिलर डिजीज के आ जाने से नहीं हटा सकती, भले ही वह दूसरी डिजीज कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और ठीक इसी तरह एलोपैथी की सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स भी, अगर वे डिजीज के लिए अनहोम्योपैथिक हो, तो वे कभी किसी डिजीज को क्योर नहीं कर पाती। यदि 2 डिसिमिलर डिजीजेस किसी व्यक्ति में एक साथ मिले और उनकी स्ट्रेंथ समान हो, अथवा यदि पुरानी डिजीज अधिक स्ट्रॉन्गर हो, तो न्यू डिजीज ओल्ड डिजीज द्वारा शरीर से हटा दी जाएगी और उसे ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करने की अनुमति नहीं होगी। एक सीवियर क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित पेशेंट को मॉडरेट ऑटमनल डिसेंट्री या किसी अन्य एपिडेमिक डिजीज से संक्रमण नहीं होगा। लैरी के अनुसार लेवांट की प्लेग वहां प्रकट नहीं होती जहां स्कर्वी प्रेवेलेंट हो, और एक्जिमा से पीड़ित लोग इससे संक्रमित नहीं होते। जेनर के अनुसार रचाइटिस यानी रिकेट्स वैक्सीनेशन के प्रभाव को रोक देता है, मतलब वैक्सीनेशन सही तरह से असर नहीं कर पाती। वॉन हिल्डनब्रांड के अनुसार पल्मोनरी कंजम्पशन से पीड़ित लोग उन एपिडेमिक फीवर से प्रभावित नहीं होते जो बहुत वायलेंट नहीं होती।
इसी तरह ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा एक पुरानी क्रॉनिक डिजीज कभी ठीक नहीं होती और न ही उसमें कोई वास्तविक परिवर्तन आता है यदि उसे ऑर्डिनरी एलोपैथिक मेथड से ट्रीट किया जाए, यानी ऐसी मेडिसिन के साथ जो हेल्थी इंडिविजुअल्स में उस डिजीज जैसी स्टेट ऑफ हेल्थ उत्पन्न करने की क्षमता ही नहीं रखती। भले ही यह ट्रीटमेंट वर्षों तक चलता रहे और कभी अत्यधिक वायलेंट न भी हो, फिर भी क्रॉनिक डिजीज अपने स्थान पर बनी रहती है। यह बात रोजमर्रा की मेडिकल प्रैक्टिस में लगातार देखी जाती है, इसलिए किसी उदाहरण की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसी एफोरिज्म के फुटनोट में डॉक्टर हैनीमन कहते हैं, लेकिन यदि इसे वायलेंट एलोपैथिक रेमेडीज से ट्रीट किया जाए तो उसकी जगह अन्य बीमारियां बन जाएंगी जो जीवन के लिए और भी डिफिकल्ट और डेंजरस होंगी। या फिर जब नई डिसिमिलर डिजीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इस स्थिति में पेशेंट को जो पहले डिजीज थी वह कमज़ोर होने के कारण नई स्ट्रॉन्गर डिजीज के आने पर दब जाती है और कुछ समय के लिए रुक जाती है जब तक कि यह नई डिजीज अपना पूरा कोर्स पूरा न कर ले या क्यूअर न हो जाए। जैसे ही नई डिजीज समाप्त होती है, पुरानी डिजीज फिर से वैसी ही लौट आती है, बिल्कुल अनक्योर्ड अवस्था में। 2 बच्चे जिन्हें पहले एपिलेप्सी थी, जब रिंगवर्म यानी टीनिया हुआ तो एपिलेप्टिक अटैक्स पूरी तरह बंद हो गए, लेकिन जैसे ही सिर का एरप्शन ठीक हुआ, एपिलेप्सी फिर से पहले जैसी लौट आई। ये टुलपायस का ऑब्जर्वेशन है। इच या स्केबीज स्कर्वी आने पर गायब हो गई, लेकिन जैसे ही स्कर्वी क्यूर हुई, इच तुरंत फिर शुरू हो गई। ये शॉप का ऑब्जर्वेशन है। पल्मोनरी फ्थाइसिस यानी कंजम्पशन तब तक रुकी रही जब तक पेशेंट को वायलेंट टाइफस नहीं हुआ। जैसे ही टाइफस समाप्त हुआ, फिर आगे बढ़ने लगी। यदि कोई कंजम्पटिव पेशेंट अचानक मेनिया से ग्रसित हो जाए तो फिट्टिसिस के सारे सिम्टम्स मेनिया के दौरान हट जाते हैं, लेकिन मेनिया खत्म होते ही फिट्टिसिस तुरंत लौटती है और अक्सर फेटल होती है। जब मीजल्स और स्मॉल पॉक्स दोनों प्रेवलेंट हों और एक ही बच्चे को लग जाएं, तो पहले इरप्ट हो चुकी मीजल्स बाद में आने वाली स्ट्रॉन्गर स्मॉल पॉक्स द्वारा रोक दी जाती है और जैसे ही स्मॉल पॉक्स खत्म होती है, मीजल्स अपना कोर्स फिर जारी रखती है। मंगेट के अनुसार कई बार इनोकुलेटेड स्मॉल पॉक्स मीजल्स के आने से 4 दिनों तक रुक जाती है और मीजल्स के डिस्कोमेशन के बाद स्मॉल पॉक्स अपना कोर्स पूरा करती है। एक केस में इनोकुलेटेड स्मॉल पॉक्स 6 दिनों तक प्रोग्रेस कर रही थी। जब मीजल्स इरप्ट हुई, मीजल्स के आने पर स्मॉल पॉक्स की इन्फ्लेमेशन तुरंत रुक गई और मीजल्स के 7 डेज के कोर्स के बाद स्मॉल पॉक्स ने अपना विकास आगे बढ़ाया। एक मीजल्स एपिडेमिक में मीजल्स ने कई लोगों को स्मॉल पॉक्स इनोकुलेशन के 4-5वें दिन अटैक किया और स्मॉल पॉक्स की डेवलपमेंट को रोक दिया। मीजल्स खत्म होने के बाद स्मॉल पॉक्स फिर प्रकट हुई और अपना पूरा रेगुलर कोर्स पूरा किया। सिडनम की ट्रू स्मूथ एरिसिपिलेटस स्कारलेटिना यानी सोर थ्रोट वाली काउ पॉक्स इनोक्यूलेशन के 4थे दिन रुक गई। काउ पॉक्स ने अपना पूरा कोर्स पूरा किया और काउ पॉक्स के समाप्त होने पर स्कारलेटिना फिर लौट आई। एक और केस में जब दोनों डिजीजेस बराबर स्ट्रेंथ की थीं, काउ पॉक्स 8वें दिन स्कारलेटिना के अटैक से रुक गई और काउ पॉक्स की रेड अरेोला गायब हो गई। स्कारलेटिना के खत्म होते ही काउ पॉक्स ने फिर अपना कोर्स जारी किया। मीजल्स ने काउ पॉक्स को सस्पेंड कर दिया। 8 डे पर काउ पॉक्स अपने क्लाइमैक्स पर थी, तभी मीजल्स इरप्ट हुई। काउ पॉक्स वहीं रुक गई और मीजल्स के खत्म होने के बाद ही आगे बढ़ी। इस वजह से काउ पॉक्स का अपीयरेंस 16वें दिन वैसा था जैसा सामान्यतः 10वें दिन होता है, ऐसा कॉर्टुम का ऑब्जर्वेशन है। मीजल्स आउटब्रेक के बाद भी काउ पॉक्स इनोकुलेशन ने असर दिखाया, लेकिन उसने अपना पूरा कोर्स मीजल्स के हटने के बाद ही पूरा किया। ये भी कॉर्टुम ने देखा। मैंने स्वयं देखा है कि जब काउ पॉक्स इनोकुलेशन असर दिखाने लगी और लगभग पीक पर थी, मम्स यानी एंजाइना पेराटाइडिया तुरंत गायब हो गई। जैसे ही काउ पॉक्स पूरी हुई और उसकी रेड अरियोला खत्म हुई, पेरोटाइड और सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स की वही फेब्राइल स्वेलिंग फिर लौट आई और अपने रेगुलर 7 डे कोर्स से गुजरी। और सभी डिसिमिलर डिजीजेस में यही होता है। स्ट्रॉन्गर डिजीज वीकर डिजीज को केवल रोकती है और दबाती है जब तक कि वे एक दूसरे में कॉम्प्लिकेट न कर जाएं, लेकिन वे कभी भी एक दूसरे को क्योर नहीं करती। अक्यूट डिजीजेस में ऐसा बहुत कम होता है।
सदियों तक ऑर्डिनरी स्कूल के फिजिशियन यह सब देखते रहे। उन्होंने ये देखा कि नेचर कभी भी किसी डिजीज़ को किसी दूसरी नई डिजीज़ के आने से क्योर नहीं कर सकती, चाहे वह नई डिजीज़ कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अगर वह नई डिजीज़ पहले से मौजूद डिजीज़ से डिसिमिलर हो तो फिर हम उनके बारे में क्या सोचें कि इसके बावजूद वे क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट एलोपैथिक रेमेडीज से करते रहे, ऐसी मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शंस के साथ जो न जाने कितनी तरह की मॉर्बिड स्टेट्स पैदा करती थी और लगभग हमेशा उसी तरह की मॉर्बिड स्टेट उत्पन्न करती थी जो उस डिजीज़ से बिल्कुल डिसिमिलर होती थी जिसे क्योर करना था। और भले ही फिजिशियंस ने नेचर को अटेंटिवली ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन अपने ट्रीटमेंट के खराब रिजल्ट से तो उन्हें यह सीखना चाहिए था कि वे एक फॉल्स और इनअप्रोप्रिएट रास्ते पर चल रहे हैं। क्या उन्हें यह दिखाई नहीं दिया कि जब वे क्रॉनिक डिजीज़ में अपने अग्रेसिव एलोपैथिक ट्रीटमेंट का उपयोग करते थे तो वे क्या करते थे? वे एक नई आर्टिफिशियल डिजीज़ पैदा करते थे जो ओरिजिनल डिजीज़ से डिसिमिलर होती थी। एक ऐसी डिजीज़ जो तब तक ओरिजिनल डिजीज़ को दबाए रखती थी, रोकती थी, सस्पेंड करती थी जब तक ये ट्रीटमेंट जारी रखा जाए। लेकिन जैसे ही पेशेंट की शक्ति कम होती है और वह उस एलोपैथिक अटैक को और बर्दाश्त नहीं कर पाता, ओरिजिनल डिजीज़ तुरंत लौट आती है और लौटना ही पड़ता है। इच या स्केबीज का एरप्शन वायलेंट परगेटिव्स से बहुत जल्दी गायब हो जाता है, लेकिन जैसे ही पेशेंट उस परगेटिव से उत्पन्न फैक्टिशियस यानी डिसिमिलर बावल डिजीज को और सहन नहीं कर पाता और वह परगेटिव्स लेना बंद कर देता है, तो या तो स्किन इरप्शन वैसा ही वापस आ जाता है या इंटरनल सोरा किसी और भी बुरे सिम्टम के रूप में प्रकट होती है। और इस स्थिति में पेशेंट को अपनी ओरिजिनल डिजीज़ तो झेलनी ही पड़ती है, साथ ही उसे एक और मुसीबत मतलब पेनफुल रूइंड डाइजेशन और इम्पेयर्ड स्ट्रेंथ भी सहने पड़ते हैं। इसी तरह जब ऑर्डिनरी फिजिशियंस क्रॉनिक डिजीज़ को बाहर निकालने के लिए स्किन पर आर्टिफिशियल अल्सर्स या इश्यूज बनाए रखते हैं तो वे कभी भी क्रॉनिक डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आर्टिफिशियल अल्सर्स बिल्कुल एलियन यानी अननोन होते हैं, अर्थात एलोपैथिक और इंटरनल डिजीज से डिसिमिलर होते हैं। हाँ, कभी कभी ये आर्टिफिशियल अल्सर्स ओरिजिनल डिजीज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इरिटेंट का काम कर सकते हैं, इसलिए ये इंटरनल मैलेडी को कुछ दिनों या 1-2 हफ्तों के लिए दबा देते हैं। लेकिन यह सप्रेशन बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है और इस बीच पेशेंट की शक्ति धीरे धीरे खत्म होती रहती है। एपिलेप्सी, जिसे कई सालों तक इश्यूज यानी आर्टिफिशियल अल्सर से सप्रेस रखा गया था, जैसे ही इश्यूज को हील होने दिया गया, एपिलेप्सी फिर से लौट आई और अक्सर पहले से ज़्यादा तेज़, जैसा कि पैचलिन और अन्य फिजिशियंस ने वर्णन किया है। इसी तरह इच के लिए परगेटिव्स और एपिलेप्सी के लिए इश्यूज, ये दोनों ही जितने हेट्रोजीनियस, डिसिमिलर और एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो सकते हैं उतने ही हैं। और ऑर्डिनरी प्रैक्टिस में दी जाने वाली बाकी काउंटलेस प्रिस्क्रिप्शंस जो अननोन इंग्रेडिएंट्स से बनी होती है, उनसे भी यही होता है। वे पेशेंट को कमज़ोर करती हैं, डिजीज़ को बस थोड़ी देर के लिए दबाती या सस्पेंड करती है, क्योर नहीं करती, और लंबे समय तक इस्तेमाल होने पर वे हमेशा ओरिजिनल डिजीज़ में एक नई मॉर्बिड स्टेट और जोड़ देती हैं।